हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद बीच में थोड़ा सा सेटअप शिफ्ट किया है गया है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाए। लेकिन अब नए लुक के साथ में, नई जगह, प्लेटफॉर्म वही, पर नए अंदाज में और नए जुनून के साथ क्लास को करेंगे। और आज एसएससी जीडी की प्रैक्टिस पेपर के साथ हम आए हुए हैं और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक स्लोगन देख लीजिए, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता के लिए नहीं है, कोई मंत्र नहीं है आपको मंत्र सुना दें आप सफल हो जाएं। परिश्रम करेंगे सफल होंगे, और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, परिश्रम करना ही पड़ता है। देखिए, पहला सवाल आप देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का है। यहां आप देख रहे हैं फार्मूला, मुझे नजर आ रहा है कि ये, इसको आप ए मानो तो ये ए क्यूब है, इसको बी मानो तो ये बी क्यूब है, और ये 3ab हो गया। लेकिन कमी है a प्लस बी की, क्योंकि फार्मूले में आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो आ चुका है, लेकिन कंप्लीट होने के लिए a प्लस बी की कमी है। तो a प्लस बी का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर a बोले तो 0.6, b बोले तो 0.4, और ये कंप्लीट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इफेक्ट नहीं डालता। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो 1 आता है। ये बात तो आप समझ ही चुके हो कि a का मतलब यहां पर 0.6 है, 0.6 है, और b का मतलब आप जान चुके हो क्या, 0 कितना है, 4 है। तो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है। दैट मीन्स इन दोनों का सम, भाई a क्यूब का, a का मतलब ये और b का मतलब क्या, b का मतलब ये, इनको जोड़ोगे एक ही आएगा, और एक का क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आता है। यानी इस सवाल का उत्तर क्या है, 1 है। 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, 1 इस सवाल का उत्तर है। ये देखो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमको बताना है। सबसे पहले यहां पर a क्यूब और b क्यूब निकालने के लिए पहले आप ये वर्ग हटाओ। ये वर्ग कैसे हटेगा, ये जो अंडर रूट है ये कैसे हटेगा, ये वर्गमूल का साइन जो है, ये वर्ग अंडर रूट कैसे हटेगा, ये अंडर रूट तभी हटेगा जब ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकल के आए। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैसे जानोगे कि ये वैल्यू किसकी परफेक्ट स्क्वायर लिखी है। यानी कि 7 + 2 अंडर रूट जो 12 है, ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये है, ये वाली वैल्यू जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 है, और 2ab जो है वो इसके बराबर है। दैट मीन्स ये कि ये 2ab इक्वल है 2 अंडर रूट 12 के। बात को समझना, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा, a इंटू बी कितना आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा अंडर रूट 12। a इंटू बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 का मतलब आप समझ रहे हो, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3, ये होता है अंडर रूट 12। लेकिन अंडर रूट 2 फिर से कितना हो जाएगा, 2, और अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 रहेगा। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि a का मान 2 है और b का मान ये है। ऐसा नहीं आप पलट के भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में क्या होता है, माइनस जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है तो a ग्रेटर b लेना, a ग्रेटर माना करो किससे, b से। ठीक है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी को कुछ भी मान लो। लेकिन यदि यहीं पर, भाई ये फार्मूला किसका, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, लेकिन यदि यहीं पर हम माइनस लगा दो तो a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बन जाएगा। उस केस में आपको ग्रेटर वैल्यू को a मानना है, स्मॉलर वैल्यू को b मानना है, ये बात ध्यान रखना। तो आप मुझे बताओ, ये फार्मूला लिखा है किसका, ये फार्मूला लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, और अंडर रूट लगा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो a का मान है, यहां से फाइनली जो a का मान है वो निकल के आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। इतनी बात आप समझ रहे हो। मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूं, और फिर से एक चीज देखो, यहां से
कि ये वैल्यू जो आपने a बराबर लिख रखा था √7 + 2 √12, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 + √3 है। इसी तरह से b का जब मान आप निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस लग जाएगा, ये है 2 - √3। और यदि आपको a³ + b³ निकालना है तो बच्चे मेरे a³ + b³ का फार्मूला एक याद रख लो, a + b का होल ऑफ क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a + b, ये आप याद रखो। इसके दो फार्मूले होते हैं, उनमें से यहां पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे बेहतर रहेगा। इसके दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला और भी लिख देता हूं यहां पर कि a + b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab। बट ये वाला फार्मूला अभी आप मत यूज करिए क्योंकि इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब मुझे यहां से a + b का मान बताओ फटाफट कितना आएगा। a + b का मान ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ये यहां रख दो। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 - 3 में इंटू, यदि आप a b करोगे, इनका गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, वर्गांतर लगेगा और गुणा करने पर 1 मिलेगा। और a × b का मान 1 और a + b का मान अभी निकाले हो 4, 64 से 12 घटा दोगे 52 बचेगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 52। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं। a × b करने पर 1 कैसे मिलेगा, ये बात आपको आई कि नहीं आई। a × b करने पर 1 कैसे मिलेगा, ये बात आप समझ रहे हो। वर्गांतर लग जाएगा ना भैया। a × b करने का मतलब आप समझ रहे हो, 2 + √3 × 2 - √3। तो आप जानते हो ना a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 1, इसी तरह से ये 1 आ जाएगा। क्लियर। ये बनाइए, इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, x बराबर दिस, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखो यहां से यदि हम दोनों तरफ क्यूब कर दें तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, x³ बराबर आ जाएगा √2 + 1। लेकिन 1/x³ की यदि हम बात करें तो 1/x³ क्या आएगा, 1/√2 + 1। जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो √2 - 1, नीचे वर्गांतर बन के 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, दिस। इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, जबकि ये वाली वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहां से x³ - 1/x³ = आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 1 कितना आ जाएगा, 2। आंसर आ जाएगा 2। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। ये देखो सर, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। वर्ग के केस में आपको बता दें कि 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट ऑलवेज रिपीट करते रहते हैं। लास्ट के 2 डिजिट, ये तो 1000 देख के ही बता सकते हो वर्ग नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब 16, 1 से 24 तक के किसी में आता नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1024 यही आंसर है जो कि 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बताना है ना, तो ये तो वर्ग है नहीं, ये वर्ग है नहीं किसी का, कैसे जाना। 16 किसी के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट नहीं है, आपको बस 1 से 24 तक का स्क्वायर याद रखना है। 1 से 24 तक का स्क्वायर, उसी के लास्ट के 2 डिजिट यदि किसी में से मैच करेंगे आंसर हो जाएगा। 36 भी किसी में नहीं आता, 24 से यही आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, 324 18 का स्क्वायर होता है, 24 आता है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ओके। ये देखो इसको कैसे बनाओगे, बहुत ही फेवरेट सवाल है ये, बहुत ज्यादा आता है ये सवाल। क्या करो, इसके ऐसे फैक्टर करो जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का हो। देखो इनके बीच का अंतर कितने का है, 1 का। क्रमिक नंबर होना चाहिए। प्लस होने पर आप बड़ा नंबर लोगे, माइनस होने पर आप छोटा नंबर लोगे। प्लस से कनेक्ट है, इसलिए इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 3 उत्तर होगा इस सवाल का। यहीं पर यदि माइनस लगा होता, सवाल इस तरह से कुछ होता, यहीं पर यह सवाल कुछ इस तरह से होता कि √6 - √6 - √6 ... कुछ ऐसा होता,
तो हम इसका आंसर देते 2, यानी इस सवाल का फिर उत्तर होता 2। क्यों होता? क्योंकि हमने 6 के फैक्टर किए 3 2, स्मॉलर होने पर इसका आंसर आता। ये देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? इतना है। उनमें से एक छोटी संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई एक बात बताओ मुझे, उनमें से एक छोटी संख्या दूसरी के 1/5 के बराबर है, तो यदि दूसरी संख्या आपकी x है, बात को समझना, दूसरी संख्या यदि x है तो पहली संख्या बताओ कितनी होगी? आप बोलोगे पहली संख्या तो दूसरी का 1/5 है, यानी दूसरी संख्या इतनी है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 0.008 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x² 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.008। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.008 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 40 होता है, लेकिन 3 डिजिट चाहिए, यानी ये। तो x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? इस जीरो को इग्नोर कर सकते हो, डजेंट मैटर, 0.2, यानी कि ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये बताओ भैया, इसको कैसे बनाओगे? सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 2 की पावर 60 लिखा है, 3 की पावर 48 है, 5 की पावर 24 है। मैक्सिमम नंबर क्या है इसका, यानी एचसीएफ यहाँ पर क्या है? एचसीएफ यहाँ पर है 12। आप 12 ले सकते हो बाहर, 3 की पावर 4 होल पावर 12, और यहाँ पर 12 2 ले सकते हो अंदर, 5 की पावर 2 की होल पावर 12। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 की पावर ये 12 लिखा है। 3 की पावर 4 81 होता है, ये 81 की पावर 12 लिखा है। ये 25 की पावर 12 लिखा है। आप मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन है? देखो सभी की पावर 12 है, ये तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी? बड़ी वैल्यू वो बनेगी जो ब्रैकेट में जो बड़ा होगा। 81 सबसे बड़ा नंबर है, और 81 आया 3 की पावर 48 से, यानी बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण घन बन जाए। सबसे छोटी संख्या 1720, 1728, ये 12 का क्यूब होता है, यानी कि 8 जोड़ दो, देख के ही पता चल गया। 27 होता नहीं। यदि आपको 15 तक क्यूब याद है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो सवालों को। ये दे रखा है यार, ये तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, 5 + 2 √6। परफेक्ट स्क्वायर बस बनाना सीख जाओ। ध्यान दो, ये 2 √6 ये वैल्यू है 2ab की, तो आप मुझे बताओ ab का मतलब आप समझ रहे हो? √3 इंटू √2, ये ab का मान होगा। बड़ी वैल्यू को ये मानो, इसका मतलब ये √3 + √2 का ये क्या लिखा है? ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, और ये x है। तो यदि मैं स्क्वायर इस तरफ ले आऊं तो स्क्वायर इस तरफ √ में कन्वर्ट हो जाएगा, और √3 + √2 ये है। यदि ये है तो 1/x क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √3 - √2 होगा। दोनों का सम बोला है, यानी जोड़ देना है, तो आप देखोगे ये खत्म हो जाएगा, और √x + 1/√x जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 2√3। बात को समझ पा रहे हो? 2√3 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। देखिए ये सवाल देखिए। अच्छा एक चीज और है, अपडेशन रखेंगे। अपडेशन मीन्स धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एसएससी जीडी की पहली टेस्ट सीरीज है, तो आपको थोड़ा लग भी रहा होगा कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन आप भरोसा रखिए टेस्ट सीरीज से ही हम पूरे सवाल फंसा देंगे। यानी आप यदि सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तब भी आप 100% सवाल करके आने वाले हो, क्योंकि लॉजिक सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकेंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपको पढ़ा डालेंगे सब कुछ। ठीक है, ओके। ये देखिए, इसमें यदि हम बात करें तो बस इसको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ से सॉल्व करना है। जरा देखना, यहां से यदि मैं बात करूं तो 3 प्लस ये 1/√3 इसको बना रहने दो,
ये इसका प्रमेयकरण कर लो तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट प्रमेयकरण कर रहा हूँ इस नंबर का डायरेक्ट परिमेयकरण, तो ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3 त्रिका 9 से 3 चला जाएगा 6। माइनस साइन यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं और इस नंबर को हम कुछ पलट के लिख रहे हैं 3 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो वो ये आ गया। अब नंबर अंडर रूट 3 माइनस 3 नहीं है, अब नंबर है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो जब 3 माइनस अंडर रूट 3 है, जब ऊपर जाएगा तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3, गेटिंग माय पॉइंट। और नीचे जब वैल्यू बचेगी वो भी क्या बचेगी 6। तो अब हम एक चादर में इन चीज़ों को लपेट लेते हैं। यहाँ से आपके पास बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 3, एलसीएम दोनों का बराबर है लेकिन माइनस साइन के अंदर हम एंट्री भी करा रहे हैं साथ ही साथ। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा, जबकि यहाँ से माइनस में आएगा 2 अंडर रूट 3, ये बचेगा। जब माइनस का आप 2 अंडर रूट 3 बोलोगे बटे 6 बोलोगे तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बोलोगे। लेकिन आप इसको जरा गौर से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो। एक 3 से एक 3 कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 3 बचा, उससे ये कैंसिल, सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर ना? थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लो चाहे तो। भाई ये लिखा है 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ से देखो तो ये माइनस का आपको मिलेगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 बाई 6 मिलेगा ना। हमने ये कहा कि ये 3 है कि नहीं। अब हमारे पास अंडर रूट 3 बटे 3 है। अब यदि आप ये वैल्यू बताइए मुझे, अंडर रूट 3 बटे 3 है, तो 3 को क्या आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 नहीं लिख सकते? इससे क्या इसको उड़ा नहीं सकते? यदि आप इसको इससे उड़ा सकते हो तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 बचा कि नहीं। ये 1 अपॉन अंडर रूट 3 से ये उड़ गया, कितना बचा 3 आंसर बचा। ठीक है, ओके। ये देखो कह रहे किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, यानी 10 घंटे लगते हैं। तो यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। हमने आपको बताया कि जब भी दो का कंप्लीट दे रखा हो, एक का सिंगल दे रखा हो, दूसरे का सिंगल पूछा जाए तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं। कितना आ गया उत्तर 40, खत्म कहानी। कितना आ जाएगा 40। एक बार फिर से समझ लो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ वर्क एंड टाइम का ही इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर नली जो भरने वाली है, जो नल टंकी को भरने वाला है उसकी पावर पॉजिटिव लेते हैं, और जो टंकी को खाली करने वाला है उसकी पावर को निगेटिव लेते हैं। फर्क बस इतना होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 2 नल टंकी को A प्लस बी 2 नल है, टंकी को x आवर्स में फिल कर सकते हैं टंकी, और A यदि अकेला चले तो टंकी को y आवर्स में फिल कर सकता है। मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि B अकेले उस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि x प्लस वाई दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का डिफरेंस लेके ले। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x ग्रेटर है क्या y से। फटाफट वही काम मैंने यहाँ से किया कि 8 घंटे यहाँ समय लग रहा है, यहाँ 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यहाँ लग रहा है 10 घंटे। इसका मतलब बीच वाला क्या है, बीच वाला ये है भाई टंकी में जब रिसाव वाला नल खाली जब शुरू हो जाएगा तो भरने में ज़्यादा वक्त लगेगा। क्यों? चूंकि टंकी में पानी जा भी रहा है बल्कि टंकी से पानी निकल भी रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो टंकी को भरने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो 8 से कितना लग रहा है, अब 10 घंटे लग रहा है। तो वो जो खाली करने वाला नल है, जो रिसाव द्वारा है नल, वो पूरी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो मैंने कहा 8 इंटू 10 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, कितना 40। ठीक है, बहुत ईजी था। ये देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9-12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के आरंभ करके यदि वो बारी बारी से काम करे तो कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए ए कितने दिन में कर सकता है, आप बोलेंगे 9 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 12 दिन में। यानी काम कितना है, आप बोलेंगे काम इनका एलसीएम 36 है। तो ए 1 दिन में कितना कर सकता है, 9 दिन में यदि 36 काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा 4। इसी तरह से बी कितना करेगा 3। आप मुझे बताइए यदि अल्टरनेट पे काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन ए कर रहा है दूसरे दिन बी कर रहा है, दोनों साथ तो आ ही नहीं सकते क्योंकि काम अल्टरनेट पे है बारी बारी से। यदि इनके 4 और इनके 3 यानी टोटल 7 काम को यदि ऑब्जर्व करना है, यदि 7 काम हुआ होगा तो दिन कितने लगे होंगे 2 दिन में काम कितना हुआ होगा 7, जबकि करना कितना है 36। 7 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो जो 36 से ज्यादा ना हो। आप बोलोगे 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा,
7 पना 35, 5 का गुणा करिए इधर, 5 का गुणा करिए इधर, तो 10 दिन में काम कितना हुआ? 10 दिन में काम हुआ आपका 35, जबकि करना कितना है? करना 36 है। अभी भी कितना रिमेनिंग है? 1। उस एक काम को कौन करेगा? जो काम की स्टार्टिंग कर रहा है। काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है? ए। तो काम की स्टार्टिंग ए कर रहा है, तो शेष काम 1 बचा, जबकि करता कितना है? ये 4। एक दिन में करता कितना है? 4, करना कितना है? 1। पूरा दिन तो लगेगा नहीं, 1/4 दिन लग जाएगा यहां से, जबकि 10 दिन यहां लग चुके हैं, तो 10 सही 1/4 दिन लगेगा। 10 सही 1/4 दिन, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए फिर से वर्क एंड टाइम का एक साथ सारे सवाल, वर्क एंड टाइम के जितने कॉन्सेप्ट के हैं ये आपको यहां से सुविधा मिलने वाली है कि आपको एक रिदम मिलेगा कि वर्क एंड टाइम से जितने जुड़े सवाल होंगे वो सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो ए भी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी की तुलना में ए 50% अधिक कुशल कारीगर है। यदि ए 50% अधिक कुशल कारीगर है, दैट मीन्स यदि ये 100 है तो ये 50% ज्यादा है। कितना है? ये 150 है। आप काटोगे तो कितना आएगा? 3:2 का रेशियो बन जाएगा। ये किस चीज का रेशियो है? ये रेशियो है क्षमता का। काम तो ताकत से होता है, काम तो क्षमता से होता है। और ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। यदि ये दो मिल जाएंगे तो कितनी ताकत हो जाएगी? 5। 5 की ताकत से यदि काम 15 दिन में करते हैं, इसका मतलब काम 75 है। क्यों? वर्क इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर इन दोनों की कितनी है? 5, टाइम कितना? 15, दैट मीन्स वर्क कितना? वर्क कितना? 75। वर्क कितना? 75। अब ए के लिए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए उस काम को कितने दिन में करेगा? ए के पास पावर कितनी है वैसे? 3। तो ये भैया ये आ जाएगा 3 डिवाइड में कितनी बार जाएगा? 5 5 25 दिन लगेंगे ए को काम खत्म करने में। क्लियर? बहुत ही इजी सा सवाल है ये, ज्यादा इसमें टाइम लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ए किसी वर्ग की यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? आप मुझे बताओ। 10% वर्ग की भुजा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, भुजा में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है। दैट मीन्स यदि हम एक फार्मूला लगाएं कि x + y + xy/100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फार्मूला। इसको बोलते हैं क्रमिक वृद्धि। क्रमिक वृद्धि या कमी का फार्मूला। क्रमिक वृद्धि या कमी का फार्मूला। वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, उसको पॉजिटिव लेते हैं, प्लस साइन से उसे डिनोट करेंगे, और यदि कमी परसेंटेज हो रहा है तो उसको माइनस साइन से लेंगे। फिलहाल यहाँ तो दोनों वृद्धि हो रही है, x और y बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? दोनों बराबर होती है। यहाँ रख दोगे तो 10 + 10 + 1, फाइनल कितना आ जाएगा? 21%। 1 कहाँ से आया? 10 × 10 करोगे 100/100 आएगा ना। 100/100 का मतलब कितना होता है? 1। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 21 आंसर इसका फाइनली हो जाएगा। तरीके इसके बहुत सारे, लेकिन आप नॉर्मल सा तरीका यूज करके भी इस सवाल को उत्तर दे सकते हो। ओके, ये बताइए किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। पाई के पदों में वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। देखो, अंतर्गत खींचे गए हैं, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो आप एक बात मुझे बताओ, वृत्त के अंतर्गत खींचे गए, इसका मतलब ये परिवृत्त है। और आपको मैं बता दूं कि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवृत्त मीन्स बाहर से जो वृत्त खींचा जाए उसकी त्रिज्या क्या होती है? a/√3। जबकि हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 4√3/4 a² = ये हमें दे रखा है 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा? 4। यहां रख देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी इतनी। यदि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो πr², r हमारे पास ये पता चल चुकी है, तो 16/3, 16 पाई, ठीक है, /3, 5×3 15 16, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए, समान शीर्ष कोण वाले दो समद्विबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये हैं, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात क्या होंगे? बात को समझ लीजिए। मान लीजिए यदि दो ऊंचाइयों का अनुपात ये हो, ठीक है, दो पेरीमीटर का अनुपात ये हो P1 P2,
या दो रेडियस का अनुपात हो R1 R2, या कोई एक साइड का अनुपात हो, मान लेते हैं साइड का कोई रेशियो हो, ठीक है, कोई साइड का एक रेशियो, साइड और साइड डैश का, ठीक है, साइड डैश, इनका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे आप एरिया के रेशियो में पहुंच जाओगे, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के रेशियो में पहुंच जाओगे। यदि आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 दिया है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है, तो क्या कर दो, उल्टा कर दो, अंडर रूट ले लो। 1 और ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से आपको ऊंचाइयों में जाना है, मतलब इनका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए ऊंचाई दी हो 1:2, क्षेत्रफल निकालना हो तो इनका स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात। देखो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लाइक दिस, यदि मीटर में मेजर करके चल रहा है मीटर स्क्वायर, जबकि इन सबका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब स्क्वायर से मीटर, स्क्वायर से मीटर में आना है, कैसे आओगे मीटर स्क्वायर से मीटर, अंडर रूट लेके। मीटर से मीटर स्क्वायर में कैसे जाओगे, स्क्वायर करके, समझ गए हो ना। मान लो यदि L1 L2 दिए और क्षेत्रफल पूछा है, इनका स्क्वायर कर दोगे, क्षेत्रफल का रेशियो मिल जाएगा। ओके, ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, उसकी ऊंचाई प्रत्येक में 10% की वृद्धि की जाए तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आप मुझे बताओ, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है शंकु का आयतन। इसमें 1/3 पाई तो ये कांस्टेंट नंबर, इनको हटा दो। रोल किसका है, रोल है आर स्क्वायर, एच का रोल है, तो आर 2 बार है, एक एच 1 बार है। इसका मतलब ये हुआ रेडियस 2 बार वृद्धि होगी, तो रेडियस 10% की वृद्धि का मतलब आप समझ रहे हो, 1/10 का मतलब समझ रहे हो, 10 से 11, लेकिन ये कितनी बार, 2 बार, यानी कि दैट मीन्स ये 100 से कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई भी यही है, ऊंचाई भी 10 से कितनी हो जाएगी, 11, तो हम सीधे ये बात बोल पाएंगे कि 1000 से 1331। अब यहां से बता दो फटाफट, 1000 से 1331 होने के लिए वृद्धि का इंक्रीमेंट कितना है, 33.1%। बात को समझ पा रहे, 33.1%। ये देखिए, ये सवाल आप कैसे बनाएंगे, कहा AB की औसत मासिक आय इतनी है और BC की औसत मासिक आय इतनी है, AC की औसत मासिक आय इतनी, तो B की याद करो। एक काम करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, A + B/2 = दिस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 14,000। B + C/2 दे रखा है कितना, 15,600। A + C/2 कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 14,400। जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो 2 बार ABC मिलेगा, वो 2 बार से कैंसिल हो जाएगा। A + B कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देख लो यहाँ से, देखो ये पूरा 1000 लिखा है, 14,000, 1000 इसको दे दो, 15,000, 15 15 30,000, 30,000, ये 40, 44,000 निकल के आ गया। अब आपको चाहिए क्या बताओ, चाहिए B की आय, तो B की आय यदि आपको चाहिए, B की आय यदि आपको चाहिए तो A + C की आय देखनी पड़ेगी, और A + C की आय कितनी है, 28,800, इससे घटा दो 28,800। जैसे ही आप 28,800 घटाओगे तो आएगा कितना, 15,200। क्लियर, 15,000 कितना आ जाएगा, 200। बात को समझ पा रहे हो। अरे 44,000 से 28,800 आप माइनस करोगे ना इसमें, तो कितना आएगा, 15,200, वही लिखा है। क्लियर, ये देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल 15 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल मतलब सीपी, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर मतलब एसपी के बराबर है। 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ से सीपी और एसपी के बाद हम करें तो कितना आ जाएगा, 3:2। खरीदा कितने में, 3 में, बेचा कितने में, 2 में। इसमें तो हानि हो गई, कितने की हानि हो गई बताओ जरा हमको, 1 की हानि कितने पे, 3 पे, तो फाइनली हानि कितनी आ जाएगी, यहाँ से लाभ बता रहे हैं, लाभ कहां से हो जाएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं का, अच्छा ये गलत हो गया, एक बार फिर से देख लो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। 5 3 15, 5 चौको 20। अब सीपी और एसपी की यदि हम बात करें
तो 3 4 होगा, 3 की खरीदी है, 4 की बेची है, 1 का फायदा 3 पर 1/3 100 पे कितने का, 33 से 1/3% का। क्लियर? ये देखो, किसी अलमारी को इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ हुआ। यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बात को समझना, यदि अलमारी इतने रुपए में बेच रहा है तो यदि 12% का लाभ हो रहा है, दैट मीन्स ये 112% की वैल्यू है कितनी, 2576। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 बार गया 224 आया, घटा दिया तो 3 3 6 और ये पूरा 3 बार चला गया। यानी अलमारी जो है वो कितने की है, अलमारी है 2300 रुपए की। और यदि हम इसको 100 रुपए कम में खरीदे होते, यानी और कम में खरीदे होते, यानी अब हम इसको कितने में खरीद रहे हैं, अब हम इसको खरीद रहे हैं सिर्फ 2200 में। और 2200 की चीज यदि 2575 में बिकती तो 376, 2576 की बिकती तो 376 का मुझे क्या होता, प्रॉफिट। 376 का प्रॉफिट किस पे निकालोगे, 2200 पे। तो 100 पे कितने का, इतने का, 2 जीरो ये खत्म, 11 से कट रहा है नंबर, 2 से जरूर कट रहा है, 11 बार जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 2 अट्टे 16, तो ये आ जाएगा 188। इसका मतलब 11 एकम 11, एक बार गया, बचा कितना 7, 11 छक्के 11 सते 77, ठीक है, 17 सही 1/11%, 17 सही 1/11% आ जाएगा फाइनली। क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये समझो। क्या कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, देखो आधा भाग तो 20% लाभ पर मतलब समझो जरा 120% पे, 20% लाभ का मतलब समझ रहे हो 120% पे। शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़े का आधा भाग, देखो आधा हो गया, बचा कितना, आधा, लेकिन आधे का भी आधा, आधे का भी आधा मतलब 1/4 कितने पर, 20% हानि पर मतलब 80 पे। शेष को उसके क्रय मूल्य पे बेच लिया, अब 1/4 बचा अभी और है, उसको 100% पे बेच दिया, मतलब 100 पे बेच दिया। ये कितना 60, ये कितना 20, ये कितना 25, टोटल कितना 80, 80 और 20 105, 80 25 105। 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ होगा 5% का। क्यों, 100 की खरीदी थी 105 की बेच रहे हैं, 5% का फायदा नहीं लोगे यहाँ से, 5% का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्लियर? 320 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को इतने रुपए प्रति केजी मूल्य वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण को इतने रुपए में बेचने पर 20% का क्या हो, लाभ हो। तो देखो मिश्रण का प्राइस जो 320 है ये 20% प्रॉफिट पर फिक्स है, ये 20% किस पे फिक्स है, प्रॉफिट पे फिक्स है। 320 रुपए दर तो ठीक है, 320 रुपए प्रति केजी चाय ये तो ठीक है, और 250 रुपए प्रति केजी चाय यहाँ भी फिक्स है, ये तो ठीक है, ये भी 100% है, ये भी 100% है, लेकिन ये 100% नहीं है 324। इस 324 में 20% का प्रॉफिट है, दैट मीन्स इट 120%। 120% इज इक्वल टू 324 है। 100% निकालने के लिए 12 से भाग लगाओ, 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24 बोलो, 12 दूनी 24, 12 सते 84, यानी कि 270 रुपए इसका 100% आएगा। क्रॉस घटाएंगे कितना आएगा 20, इसमें क्रॉस घटाएंगे कितना आएगा 30 20 50, 30 20 50, रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 2:5 का रेशियो आएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। 2:5 का रेशियो आएगा, कितना आएगा 2:5 का रेशियो, मतलब डी ऑप्शन क्या जाएगा, राइट जाएगा। क्लियर? बात को समझ पा रहे हैं? देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।